Welcome to Garima GRS Education. चले हाँ जी, न्यूमेरिकल बताइए। 16 क्या कह रहा है देखें। वायु का एक बुलबुला जिसकी त्रिज्या 0.2 mm है। वायु के बुलबुले की त्रिज्या यानी कि रेडियस 0.2 mm, दैट मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। ठीक है, जल के तल के ठीक नीचे स्थित है। ये जल है, यहां स्थित है ये बुलबुला। ये वायु का है। ठीक है, इस बुलबुले के अंदर वायुमंडलीय दाब के ऊपर कितना अधिक दाब होगा। वायुमंडल, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके ऊपर कितना अधिक दाब होगा यानी कि P। तो हमको एक्सिस प्रेशर P हमको निकालना है। और क्या दिया है, 0.07 इसका पृष्ठ तनाव है। सरफेस टेंशन है 0.07 न्यूटन पर मीटर, यानी कि 7 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। तो एक्सिस प्रेशर का सीधा है कि P इज इक्वल टू 2T/R। ठीक, रख दीजिए इसमें। 2 इंटू टी का मतलब है 7 इंटू 10⁻⁻² अपॉन R का मतलब है 2 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 10⁻²। ये ऊपर जाएगा 10⁻⁴, तो प्लस का 4 हो जाएगा, -2 घट जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये प्रेशर है। तो बुलबुले के अंदर 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर होगा। और कह रहा है आधे के दाब को पारे के स्तंभ की ऊंचाई के पदों में भी बताइए। इस प्रेशर को पारे के स्तंभ की ऊंचाई के पदों में, पारे की मतलब इतना प्रेशर पारे का कितना स्तंभ बनाएगा। तो P बराबर है H रो G, जहां H है हाइट ऑफ मरकरी, रो है डेंसिटी ऑफ मरकरी। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन रो जी। तो 700 अपॉन रो कितना है पारे का, 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू जी है 9.8। तो 700 अपॉन 13.6 इंटू 9.8, 133.28, 133.28 इंटू 10⁻⁻³ ऊपर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, अब इसको भाग दिए, 772 5.25 इंटू 10⁻⁻³ ये किसमें है, H मीटर में। और पारे के स्तंभ की ऊंचाई हो जाएगी 5.25 mm। ठीक है, एक ये आंसर है कितना एक्सिस प्रेशर होगा, और एक ये आंसर है। ठीक, और बोलो 17वें का सेकंड। किसी द्रव के एक बूंद की त्रिज्या इतनी है,
द्रव बूंद के भीतर आधे दाब की गणना कीजिए। द्रव का पृष्ठ तनाव इतना है। यदि इतनी ही त्रिज्या का वायु का एक बुलबुला साबुन के घोल सापेक्ष घनत्व से भरे एक बर्तन के भीतर 40 सेंटीमीटर की गहराई पर बनाया गया है, तो वायु के बुलबुले के भीतर दाब क्या होगा? चलो इसे भी बताते हैं। किसी द्रव की बूंद की त्रिज्या कितनी है? 5 इंटू 10⁻³ मीटर। आर है 5 इंटू 10⁻³ मीटर। 17वां, वो था 16वां। ठीक है। द्रव का पृष्ठ तनाव साबुन के घोल आपेक्षिक घनत्व, तो डेंसिटी, ये जो डेंसिटी है इसको डी मान लेते हैं साबुन की। 1.2 से भरे एक बर्तन के भीतर 1.20, ये रिलेटिव डेंसिटी है। चालीस सेंटीमीटर की गहराई पर बनाया गया है साबुन के घोल में। देखिए ये साबुन का घोल है, यहां ये बबल बनाया गया है। ये 40 सेंटीमीटर की गहराई है, ये 40 सेंटीमीटर की गहराई है। ठीक है। तो H इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.4 मीटर। ठीक है। वायु के बुलबुले के भीतर दाब क्या होगा? एक वायुमंडल दाब का मतलब है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। जी की वैल्यू 9.8, जी की वैल्यू है 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। हाँ जी। तो ये इसका जी की वैल्यू है। ये बबल 40 सेंटीमीटर नीचे बनाया हुआ है, तो इसका प्रेशर हम मान लेंगे P1। ठीक। इसके अंदर जो आधे के दाब है उसका प्रेशर मान लेंगे P2। ठीक है। यहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है P। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है P है। तो पहले इसको P1 को निकालेंगे। तो P1 साबुन के घोल का प्रेशर इस बुलबुले पे पड़ रहा। ठीक है। तो P इक्वल टू P1 निकालिए 40 सेंटीमीटर, H 0.4, D HDG डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी है ये। इसको पहले इसके साबुन की डेंसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है हम बताते हैं। यहाँ देखिए रिलेटिव डेंसिटी
होती है किसी भी पदार्थ की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब जल की घनत्व, जल के घनत्व के रेस्पेक्ट में कितना घनत्व है उस पदार्थ का। तो साबुन के घोल का घनत्व 1.2 है, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रिलेटिव डेंसिटी को जल की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी डेंसिटी निकल आएगी। तो पहले इसकी डेंसिटी निकाल लेते हैं। डेंसिटी ऑफ इसकी लिक्विड की, सोप लिक्विड, यानी कि डी, तो इसको डी डैश मान लेते हैं। डी इज इक्वल टू 1.20 इंटू 1 × 10⁻³ और ये हो जाएगी न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है, न्यूटन पर किलोग्राम नहीं होगी, द्रव्यमान किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी। ठीक है, डेंसिटी होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि डी बराबर होता है m/v, मास अपॉन वॉल्यूम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे नहीं भूलते, कंसेप्ट क्लियर रहते हैं हमेशा, अभी भूल भी जाएगा। तो किसी की भी अगर आपेक्षिक घनत्व दिया है, रिलेटिव डेंसिटी दी है किसी की भी, तो उसमें जल के घनत्व की गुणा कर दीजिए। सीजीएस में जल के घनत्व का मान 1 होता है, एमकेएस में 1000 होता है। ठीक है, हम पूरा न्यूमेरिकल मैक्सिमम एमकेएस सिस्टम में ही निकालते हैं, इसलिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अब इसका P1 निकाल लीजिए। P1 HDG, H कितना है 0.4, D 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू G 9.8, तो बराबर कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 1.2 4.70, 4.7 इंटू 10⁻³ कितना P1 हो गया, और किस में आएगा ये, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अब एक्सिस प्रेशर P2 निकालिए। P2 निकालना है, ये निकालना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, मेरा 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, कितना वायुमंडलीय दाब है, कहां पड़ रहा है, इधर। ठीक है, और ये भी कहां पड़ रहा है, इधर। इसका मतलब ये और ये ऐड हो जाएंगे, और ये P2 अकेला सामना करेगा उसका, तो यही लिख लेते हैं P2 इज इक्वल टू P1 प्लस P। ठीक, इसके बराबर होगा। तो P1 कितना है, P1 है ये रहा 4.7 इंटू 10⁻³ और ये है 1.01, तो प्लस 101 इंटू 10⁻³ इस फॉर्म में जुड़ सकता है। इसको 101 कर लीजिए, तो अगर 2 घात हमने इधर से ले ली, पॉइंट हट गया तो 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 101 में 4 जोड़ दीजिए तो 105.7 इंटू 10⁻³ और हो जाएगा 1.057 इंटू 10⁻³
5, ये P2, 057, 1.057, 25, सही है। वो 7 1 आएगा, इस जगह 701 आएगा, तो 701 में यहाँ 1 भी आ जाएगा। ये पूरा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 701 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। देखो 101.000, 4.701, 107.501, 1.0571। चलो छोड़ो, लिख दिया 1, क्या करना है, दशमलव के बेस कर देंगे काम। ठीक है, ये आपका 1.057 इंटू 10⁵। जबकि बुक में क्या दिया है, बुक में दिया है P इजिकल टू P1 प्लस P2। बुक में क्या दिया है, P इजिकल टू P1 प्लस P2। अब यहाँ से P2 निकालेंगे तो P माइनस P1 हो जाएगा, है ना। और हमने P प्लस P1 किया है, इसलिए नहीं निकला होगा। ठीक है, बात को समझो। बुक के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, वो कुछ और बताना जा रहा है। वो इस क्वेश्चन का हिंट अवश्य है, लेकिन क्वेश्चन को बताने जा रहा है अगर हाइट पे चलते तो ऐसा होता। लेकिन तुम यहाँ देखो ना, फिगर से देखो, जब ये दोनों प्रेशर इसी पर पड़ेंगे बुलबुले पर, तो ये अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के लिए इसका विरोध करेगा, तो दोनों बलों का सामना करेगा। ये दोनों बलों को बैलेंस किए हुए जब तो बुलबुला बना हुआ है। आगे समझ में, और बोलो। 24, एक केश नली में जल 5 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है। एक केश नली में जल 5 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है, तो H इजिकल टू 5 सेंटीमीटर, ये केश नली है। किसी बर्तन में लिक्विड भरा हुआ, जल भरा हुआ है। यह ठीक 5 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है। यदि एक अन्य केश नली की त्रिज्या इसकी आधी हो, तो उसमें जल कितनी ऊंचाई, जल की ऊंचाई क्या होगी। यही जल है, इसका जो भी रो होगा वही होता है 1 CGS में। सरफेस टेंशन भी T मान लेते हैं। ठीक, तो केश नली में, और केश नली की त्रिज्या कितनी मानते हैं, R। ठीक है, लेट रेडियस ऑफ कैपिलरी इक्वल टू R। ठीक, और डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू रो, और सरफेस टेंशन इक्वल टू T। देन H इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल भी मान लेते हैं, और एंगल ऑफ कांटेक्ट इसकी आवश्यकता पड़ेगी, थीटा है। तो H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन R रो G, यही है। देख लो, ये H हाइट है। अब ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर जल चढ़ता है,
यानी कि 5 × 10⁻⁻² मीटर तक जल चढ़ता है आर रेडियस की अगर हो तो यहां रख दीजिए 5, यानी कि ये हो जाएगा 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी इज इक्वल टू 5, ठीक है, इंटू 10⁻⁻², इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि एक अन्य केस नली की त्रिज्या इसकी आधी हो तो उसमें जल की ऊंचाई क्या होगी, इसी जल की ऊंचाई। तो जब जल ही रहेगा तो रो भी वही रहेगा, टी भी वही रहेगा, थीटा भी वही रहेगा। केस नली की त्रिज्या आधी करने से केवल ये हाइट चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ना रेडियस ऑफ कैपिलरी आर डैश इज इक्वल टू r/2, देन height of water inside capillary is equal to h dash। ठीक, निकालिए h डैश। तो h डैश इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r डैश रो जी। ठीक, अब r डैश का वैल्यू रख दीजिए 2t cos थीटा अपॉन r डैश क्या है, r/2, r रो जी बाई 2। अब ये 2 पर पहुंच जाएगा, एच डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, और इसका 2 इंटू इसका कितना है 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी की वैल्यू कितनी है 5, 5 × 10⁻², और एच डैश हो जाएगी 5 दूनी 10 इंटू 10⁻²। ये मीटर में ही आएगा, सेंटीमीटर में लेते तो सेंटीमीटर में ही आएगा। यानी त्रिज्या आधी करने से जल की ऊंचाई दोगुनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर चढ़ जाएगा। आंसर देख लो, 10 सेंटीमीटर ही है। हाँ, सेंटीमीटर में ही तो लिखा है मैंने भी। क्या सुनाई दिया, दिखाई नहीं दे रहा? थोड़ा कानों से पहले है, थोड़ा देखने का प्रयास करो। ट्राई सेकेंड ट्राई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस परफेक्ट मैन, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। ठीक है, ओके, और बोलो। न्यूमेरिकल है 26वां, पूरे करके मानोगे मुझे लगता है। बस हो गया है, बहुत अच्छे बच्चे हो, अति सुंदर। 26वां क्या कह रहा है, एक कांच की कृष्ण नली में अच्छा जी, एक कांच की कृष्ण नली में जल 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक चढ़ता है, जबकि उसी कृष्ण नली में पारा 3.4 सेंटीमीटर नीचे उतरता है। जल कांच तथा पारे कांच के लिए स्पर्श कोण 135 है। पारे तथा जल के पृष्ठ तनाव का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, पारे के लिए h 3.4 सेंटीमीटर। ठीक, अभी बताते हैं। इस नली में जल 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक चढ़ता है। ठीक है, हाइट ऑफ वाटर इन कैपिलरी हाइट ऑफ वाटर h 9 सेंटीमीटर, और पारा गिरता कितना है, डेप्थ ऑफ Hg मरकरी h
इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। ठीक, ये भी एच ही मानी जाएगी फॉर्मूले के हिसाब से। कितना गिरता है? 3.4 सेंटीमीटर पारा गिरता है। ठीक है। जल कांच के लिए 0 डिग्री है, इसका थीटा वन फर्स्ट जो 1 है ना वो जल के लिए है, और जो 2 है वो पारे के लिए है, कोई भी सिंबल है। जो वेरिएबल 1 वाले होंगे वो जल के लिए है, और जो 2 वाले होंगे वेरिएबल, वो वेरिएबल का मतलब यही इनका जो दिया है। थीटा 1 0 डिग्री है, और थीटा 2 पारे का स्पर्श कोण, पारे और कांच का कितना है? 135 डिग्री। ठीक, और क्या दे रहा है? पारे तथा जल के पृष्ठ तनावों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पारे तथा जल यानी कि T2/T1, ये निकालना है। ये तो समझ ही गए होंगे कि T2 पारे का है, ये लिख लेना कि पारे का सरफेस टेंशन T2 है और जल का सरफेस टेंशन T1 है। ये हर बार लिखने की जरूरत नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो cos 135 की वैल्यू है 0.71, ये भी दे रखा है। cos 135 डिग्री की वैल्यू है -0.71। ठीक है। हम क्या जानते हैं? हम भी कुछ जानते होंगे। वी नो दैट H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन R रो जी। अब केस नली की रेडियस तो है नहीं। अच्छा, केस नली की रेडियस को R मानना पड़ेगा, वही केस नली है। रेडियस केस नली की यहां मान लेते हैं रेडियस ऑफ कैपिलरी इज इक्वल टू R। ठीक है। और डेंसिटी रो है। तो इसी फॉर्मूले से H1 कितना हो जाएगा? H1 हो जाएगा 2T1 cos थीटा 1 अपॉन R1 रो 1 जी, तो वही रहेगा। ठीक, समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छा हाँ, आर तो आर ही रहेगा, दोनों ओकेशनली वही है। R रो 1 जी। तो निकालिए H1 को, और H2 कितना हो जाएगा? 2T2 cos थीटा 2 अपॉन R रो 1 रो 2 जी। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। फ्रॉम सेकंड बाई फर्स्ट। ठीक है। तो ये हो जाएगा H2/H1 इज इक्वल टू 2T2 cos थीटा 2 अपॉन R रो 2 जी। ठीक, और अपॉन में H1, तो पलट के गुणा कर दीजिए इसकी, यानी कि R रो 1 जी अपॉन 2T1 cos थीटा 1, उल्टा हो जाएगा ना। अपॉन में H1 है, तो R से R कैंसिल, और G से G कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल, और तो कुछ नहीं होना। H2/H1 इज इक्वल टू हो जाएगा T2 cos थीटा 2 रो 1 अपॉन T1 cos थीटा 1 रो 2। ठीक, तो T2/T1 बराबर हो जाएगा H
H2/H1। अब इसमें cos थीटा 2 रो 1 कहाँ जाएगा? ये नीचे आएगा। जब ये इधर आएगा तो नीचे आएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि तो ये हो जाएगा cos थीटा 1 रो 2/cos थीटा 2 रो 1। ठीक, करिए सब। अब हम H2/H1 सीधा वैल्यू रख दीजिए। H2 कितना है? 3.4 अपॉन H1 9 इंटू cos थीटा 1 cos 0 अपॉन cos थीटा 2 135 डिग्री इंटू रो 2। रो 2 क्या है? 2 किसके लिए था? मरकरी के लिए। तो ये होता है 13.6 और ये होता है 1 रो 1। चलता सीजीएस में ही ले लिया। यहाँ देखिए, यहाँ हमने ये एमकेएस में चेंज नहीं किए, जबकि लगभग प्रत्येक सवाल में हम करते हैं। क्यों? क्योंकि यह रेशो निकल रहा है। किसी भी यूनिट में ले लीजिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, मीटर बनाओगे तब भी कट जाएगा, इसका कोई होगा और इसका ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो सीजीएस में ले लिया। यहाँ भी 3 ले, यहाँ भी 3 ले, फिर काट देंगे। तो करिए, T2/T1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3.4 इंटू cos 0 का मान 1 इंटू 13.6 अपॉन 9 इंटू 0.71 माइनस का इंटू 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए ऊपर 46.24 5 पॉइंट नहीं, ये मल्टीप्लाई करनी है पहले। ये 9 इंटू 7 6.39, ये 0.71 है। ठीक है, ये माइनस नहीं लगेगा। बताते हैं अभी आंसर कितना है। 7.2 अपॉन 1। तो T2 रेशो T1 इज इक्वल टू 7.2 रेशो 1। यही आंसर है। जो अधिक कोण है ना, ये माइनस की वैल्यू दे रखा है ये, लेकिन इसका केवल ओनली मैग्नीट्यूड लगेगा। कारण क्योंकि इस माइनस की वजह से ही पारा नीचे गिरा है। अगर इसे माइनस को लगाना है तो इस H1 को भी आप माइनस में लेंगे तो कट जाएगा। अगर इसको माइनस लगाना चाहते हैं तो यहाँ भी आप माइनस लगाएंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा। या फिर इसकी हाइट मानिए ना, डेप्थ। डेप्थ जब इसकी हाइट मानिए, एक चढ़ रहा है और एक गिर रहा है, तो यहाँ के माइनस की वजह से वो माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, या फिर लगा लो, या माइनस लगाओगे तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी, कट जाएगा। ठीक है, इतना रेशो आ गया। ठीक, और बोलो, हो गए सब? बहुत बढ़िया, लाइए। Thank you.